बॉयज नहीं बेटा, वो गर्ल्स के कपड़े पहन के आने पड़े। लड़कों को अगर इस क्लासरूम में बैठना है जहां मैं बैठा हूं तो फिर बेटा वो पहन के आओ सलवार सूट वगैरह, या तो सब लड़कियों ने भी नहीं पहना, वो उनकी चॉइस है। बट ये दो लड़के आ गए तुम्हारी तरफ से, इनको पकड़ के ले जाओ। चलिए जी, कौन से सेक्शन पे पहुंच गए थे हम? 43 पे थे ना? ठीक है, 43 हो गया था। एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। लड़कों बेटा बातें नहीं करना बिल्कुल भी, कीप क्वाइट। जो स्टाफ वहां पर है वो इस बात पे ध्यान दें कि बॉयज में से अगर कोई भी बातें करे, नहीं बेटा शोर नहीं मचाओ, कोई भी बातें करे अगर तो उसका फोटो खींच के मुझे भेज देना। फिर उसको इधर बुला के आज तो दंड बैठक लगवाऊंगा मैं। चलिए, और किसी को दिक्कत ही आ रही है ज्यादा उस रूम में तो बेटा आप जूम में भी लॉग इन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से अच्छा दिख जाएगा आपको। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि यार हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दें। अब ऐसे में आप लोगों का कॉपरेशन भी हमेशा चाहिए होता है कि आप भी अपना बेस्ट कॉपरेशन हमारे लोगों के साथ में करें। अब देखो, कल मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था, सो आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड, तो कल के कल जाकर के मैंने नया लैपटॉप ले लिया। एक चाहिए यार, वो चल रहा है, लेकिन क्या है कि अगर बार बार ग्लिचेस आए तो पीस ऑफ माइंड खत्म होता है। पढ़ाने में जो मजा आना चाहिए, आई शुड नॉट फील कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे ऊपर बोझ है। मुझे मजा आना चाहिए कि हाँ यार मैंने पढ़ाया, आई लाइक इट। सिमिलरली आपको मजा आना चाहिए कि अरे हाँ मैंने पढ़ा एंड आई लर्न समथिंग न्यू एंड यू मस्ट बी हैप्पी कि अरे वाह कुछ नया सीखा। छोटी मोटी इधर उधर की परेशानियों को इधर उधर हटा के फोकस अपना पढ़ाई पर रखो बेटा। चलिए, विद दिस वी गो हियर। सेक्शन 43 में कल हमने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड का भी प्रेफरेंस होना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल का भी प्रेफरेंस होना चाहिए, दोनों प्रेफरेंस एक साथ होना चाहिए। ऑप्शनल चीजें आपके साथ में क्या हैं कि आप चाहें तो फिक्स प्रीमियम के रीपेमेंट का प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। किसका प्रेफरेंस दे सकते हैं? फिक्स प्रीमियम के रीपेमेंट का। अरे दुर्गेश जी कहां गए? जरा ये कैमरा सेटिंग ठीक कर दो यार, थोड़ा ब्लर सा आ रहा है कुछ इमेज। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स को भी आप फिक्स प्रीमियम का प्रेफरेंस दे सकते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट दे सकते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस कैपिटल भी दे सकते हैं। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विटी होते हैं। लेकिन इसमें हमने बोला ये भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग राइट वाले और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। डिफरेंशियल वोटिंग राइट जिनकी वोटिंग पावर कम है लेकिन बेटा जिनको बदले में डिविडेंड क्या दे दिया गया है? ज्यादा। दैट सिंपल। और होमवर्क चेकिंग वाले भैया को भेज देना, है ना? तो होमवर्क चेकिंग जो करते हैं उनको आप बुला लेना। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया ना बेटा, वो क्लासरूम में सबसे पीछे वाली बेंच के वहां जा करके खड़े हो जाए, है ना? पहले से ही सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें कि हमने नहीं किया है और लास्ट बेंच के वहां जाके खड़े हो जाए, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। चलिए जी, तो हमने फिर ये भी पढ़ा कि ये सेक्शन किस पे लगता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे लगता है और प्राइवेट कंपनी पर लगता है सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी प्राइवेट कंपनी अगर कोई तीसरे तरह का शेयर भी डिजाइन कर दे तब भी उसको प्राइवेट कंपनी लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया।
आज बात करेंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स कैसे इशू किए जाएं. What are the conditions for issue of DVR? रियल लाइफ में बहुत कम चलन में है, लेकिन रूल तो लंबे चौड़े जो हैं वो हमको सब पढ़ने ही पड़ेंगे. ये सारी बातें सेक्शन 43 में नहीं लिखी है जो इस स्लाइड पे आप पढ़ने जा रहे हैं. ये सारी बातें लिखी हुई हैं रूल्स के अंदर, और रूल्स कुछ इस तरह से नजर आने वाले हैं. कंडीशन नंबर 1, it should be authorized by article of association. Try to realize कि कंपनीज एक्ट में अब कई जगह लिखा हुआ मिलने लगा हमको कि ये काम आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपका आर्टिकल आपको ये काम करने की इजाजत दे. व्हाट इफ आर्टिकल इज साइलेंट? मान लो आर्टिकल इजाजत नहीं देता है, मना ही कर देता है कि नहीं नहीं डीवीआर नहीं इशू कर सकते, तो फिर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर फिर भी करना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर उस केस में हमको पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा. यानी जब आप कंपनी बनाए ना, उस समय जब आर्टिकल बनाए तो सारी चीजों की हाँ लिख देनी चाहिए. कंपनीज एक्ट में जहां जहां भी लिखा है कि ये काम तभी कर सकते हो जब आर्टिकल ऑथराइज करे, तो आर्टिकल बनाते समय उन सब चीजों के आर्टिकल में हाँ लिख दो, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत आएगी. हाँ, आपको लगेगी किसी चीज की हाँ से कल को मेजॉरिटी शेयर होल्डर कोई मिसयूज कर सकते हैं इस हाँ को, तो फिर मत लिखो हाँ, फिर ना लिखो. सर ये कौन सा सेक्शन है? अक्षत, ये सेक्शन 43 ही है, बट ये सेक्शन में नहीं लिखा है, ये सेक्शन से कनेक्टेड रूल्स में लिखा हुआ है बेटा. आर्टिकल से तो हम सर बचपन से ही ऑथराइज थे. कौन सा क्वेश्चन लिख के लाए आज आंसर? 13. आज 14 है. जो आज लिख के लाए हैं वो 14 है. 13 14 दोनों ही चेक कर लो इनका. 13 और 14 दोनों आंसर आपको चेक कराना है बेटा. थर्टीन का आज 14 है ना? हाँ तो दो चेक करा लो, क्या दिक्कत? 14 कल लिख के लाना है, ऐसा कह रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ये डेट का मिसमैच कहां से कर लिया आप लोगों ने? ऐसा मत करो ना, रोज एक लिखना. आपने संडे गिना नहीं. कितने बच्चे आज 14 लिख के लाए? हाथ उठाओ. अच्छा, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो गया बेटा. अब करेक्शन कर लेना, अब एक आंसर और लिख के और सबके साथ आ जाना, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, होमवर्क से बारे में बात मत करो कुछ भी मुझसे, वो स्टाफ बात करेगा. मेरा काम है पढ़ाना. होमवर्क मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, उसके लिए एकेडमी से बात करें आप, मुझसे नहीं. चलो, तो अभी हमने बोला कि भाई साहब हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो हमको बचपन से अलाउ करता आया है कि कर दे इशू डीवीआर, जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो सर अब हमारा मन हो गया कि यार डीवीआर इशू कर देते हैं. तो बेटा जब आपका मन हो गया तो आपको पता है क्या करना है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मैं चाहता हूं कि आप एक लिस्ट बना लें, किसी एक पेज पर 2 पेज डेडिकेट कर लो, लास्ट के पेज. एक पेज बना लो लिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, एक पेज बना लो लिस्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. आज तक हमने जहां जहां ऑर्डिनरी और स्पेशल पढ़ा वो अलग अलग लिस्ट में लिख लो. जैसे चेंज इन नेम क्लॉज स्पेशल रेजोल्यूशन,
Change in place clause, special resolution. Change in place of registered office from one city to other, from one ROC to other, from one state to other, special resolution. Change in object clause, special resolution. Change in article of association, special resolution. Change in type of company, वहां भी स्पेशली पास होता है. लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्लॉज ऑफ आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. फिर ये इशू ऑफ डीवीआर, उसके लिए क्या पास करना है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ज्यादा जगह स्पेशल लिखा है, कम जगह ऑर्डिनरी लिखा है. आगे बढ़ जाएंगे ना तो ये सब आपस में मिक्स ही हो जाएगा. सर याद ही नहीं रहता है कहाँ ऑर्डिनरी है कहाँ स्पेशल है. सर बल्कि यही नहीं याद आता है कि कहाँ रेजोल्यूशन है और कहाँ नहीं है. ये लिस्ट बन जाएगी ना बेटा, तो बाद में इसको कंट्रास्ट करना, अलग से ध्यान रखना आसान हो जाएगा. बल्कि आगे मैं आपसे ये भी लिस्ट बनवाऊंगा कि कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ ट्रिब्यूनल है और कहाँ आरओसी एंड रीजनल डायरेक्टर है. ये भी सब गड़बड़ हो जाने वाला है. अदरवाइज आप चाहें तो एक लिस्ट डेज की नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं, सारे नंबर्स की लिस्ट. 200 से ज्यादा नहीं होना, 50 से ज्यादा नहीं होना, और 15 दिन और 10 दिन और 1 लाख और 50,000 नंबर्स की लिस्ट. बट उसमें फाइन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मैं बोल रहा हूं वही याद कर लें काफी है. फाइन नहीं भी याद करेंगे तो इट्स फाइन. ओके, कॉपी के एंड में तो आंसर लिख रहे हैं तो नहीं, नकली नाम से आए जवाब नहीं दूंगा. सेक्शन 447 तो याद करना ही पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में भी पूछा जाएगा. चलो इसके बाद लिमिट. डीवीआर ज्यादा से ज्यादा 74% तक हो सकते हैं. सर आप बोल रहे हो कि नॉट, इस साइन का मतलब जानते हो जो यहां छपा है 74 के पहले? टाइप करो सर, डीवीआर का फुल फॉर्म डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. हाँ टाइप करो ना बेटा. जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, 100 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन हैं, इस साइन का मतलब तो बता दो मुझे. अगर आपने नॉट लेस देन बोला है तो गलत है. नॉट मोर देन. अच्छा, नॉट मोर देन मतलब मोर देन अलाउड नहीं है, तो क्या इक्वल टू अलाउड है? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट 74 अलाउड है क्या? वोट कर लेते. ये पोल लॉन्च करा मैंने. एग्जैक्ट 74 अलाउड है, यस और नो? अरे तुम्हारे नो चिल्ला देने के मुझे सुना तो गया है बेटा, बट चिल्लाते वक्त मास्क जरूर पहन के रखना. अच्छा यस वाले भी चिल्ला रहे हैं, यस. अच्छा इनका क्या कल ईगो हर्ट हो गया, इनने बोला लड़कियों की ऐसी जोर की आवाज आई, तो ये कंपटीशन में उतर आया है. ऐसे थोड़ी होती है बेटा कंपटीशन, गलत है ये. टेस्ट में ज्यादा नंबर ला के दिखाना तो मानेंगे. यहां यस और नो में 50-50 हो गया है बेटा, तो मैं टाई ब्रेकर करता हूं इसका, और टाई ब्रेकर है यस. भाई बोला है 74 से ज्यादा अलाउड नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 74 अलाउड है और लेस देन 74 तो अलाउड है ही सही. अच्छा सर समझ गए. पर सर ये 74% हम किसका निकालें? इक्विटी शेयर कैपिटल का. सर कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी और जिसमें डीवीआर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी. सुनो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग. एक कंपनी की, बहुत बच्चों ने 14 नहीं लिखा है बेटा, आज मैं सबको ये हिदायत दे देता हूं कि आज जो आंसर लिख के लाना था वो 14 था, इसलिए कल जब कॉपी चेक होगी तो 1 to 15 चेक होगी.
कल की कॉपी 1 से 15 चेक होगी, किसी को कंफ्यूजन हो तो आज ही क्लियर कर लो, ठीक है। उधर बॉयज का भी चेक कर लो। सर तब मोर देन और इक्वल टू, हाँ चलो अब बात सुनो। एग्जाम्पल, एक कंपनी ने नॉर्मल इक्विटी, सादे वाले इक्विटी शेयर कितने इशू करे, 26,000 रुपए, और डीवीआर इशू करे, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशू करे 74,000 रुपीज। बताओ ये वेल विद इन द लिमिट्स है, यस और नो। पोल लॉन्च कर रहा हूं बेटा, चिल्लाने की जगह पोल पे वोट कर लो। 26,000 के नॉर्मल इक्विटी शेयर हैं, 74,000 के डीवीआर इक्विटी शेयर हैं। क्या ये वेल विद इन द लिमिट है, यस और नो? यस के लिए यहां बैठे बच्चे हाथ उठाओ। ओके, बाकी लोग वोट कर दो। मेजॉरिटी 86% इज सेइंग यस एंड दैट्स राइट। और ये एग्जैक्ट लिमिट है, इसके ऊपर कुछ नहीं चलेगा फिर, क्योंकि ये 74% कैसे हुआ? अरे हुआ ना, 74 + 26 कितना हो गया? 1,00,000। 1,00,000 का 74,000 कितना हुआ? 74,000। 1,00,000 का 74% कितना हुआ? 74,000। मतलब ये 74% इक्विटी का नहीं है, ये नॉर्मल इक्विटी का 74 नहीं है, ये टोटल इक्विटी का 74 है। समझे क्या? चलो एक कैलकुलेशन करके बताओ। एक कंपनी ने आज तक डीवीआर इशू नहीं करे, तो सर आज तक क्या करा? नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करे। सर कितने? 100 करोड़। अब वो डीवीआर इशू करना चाहती है, बताओ कितने? चैट बॉक्स में टाइप कर दो। हाँ मैक्सिमम, भाई कितने मतलब मैक्सिमम ही पूछूंगा, और क्या पूछूंगा। 74 करोड़ है। क्या आ रहा है आंसर सब लोगों का? ओके, चेक कर लो सब लोग एक बार, तो फिर आगे बढ़े। हाँ मैक्स ही पूछ रहा हूँ बेटा, मैक्स मैक्स। मिनिमम तो 0 ही हुआ ना, ऑब्वियसली मैं मैक्स ही पूछ रहा हूं। सारे बच्चों का आंसर है 74 करोड़। सिर्फ आशुतोष ने 385 करोड़ बोला है ना, आशुतोष इज करेक्ट। 285 इनफैक्ट आशुतोष, क्योंकि बेटा 100 करोड़ रुपए जो है उसका वॉल्यूम म्यूट कर लो, या ईयरफोन में जैक इंसर्ट कर दो। यहां पे जो जूम लॉगिन कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि वो ईयरफोन यूज करें फिर। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि 100 करोड़ जो है ना, वो तो सिर्फ नॉर्मल इक्विटी है। तो इक्वेशन बनेगी x डिवाइडेड बाय x प्लस 100 करोड़ इक्वल टू 0.74। हेलो माइक टेस्टिंग। x डिवाइडेड बाय x प्लस 100 इक्वल टू 0.74। फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो x 284 करोड़ आ जाएगा। या एक सीधी बात है, जो 100 करोड़ है वो 26% है। 100 करोड़ क्या है? 26% है ना। तो 74 कितना? तो 100 डिवाइडेड बाय 0.26, तो शायद 384 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.74, 284। अब जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई है वो अपने लेफ्ट राइट आगे पीछे वालों से पूछ लें। ऑनलाइन वालों को नहीं समझ में आई है तो वो दूसरे ऑनलाइन वाले से पूछ लें। एक और शर्त थी जो अब हटा दी गई है। पहले बोलते थे कि अगर आपको डीवीआर इशू करना है तो पिछले लगातार 3 साल से आपको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। पिछले लगातार 3 साल से आपकी कंपनी को क्या हुआ हो? प्रॉफिट, तो ही आप डीवीआर इशू कर सकते थे। लेकिन अब ये कंडीशन हट गई। अक्षत मेहता को समझ नहीं आया? अगर अक्षत मेहता को कोई भी व्यक्ति जानते हो तो इस बच्चे को संपर्क करें और इसकी मदद करें, ये मुसीबत में है।
अगली कंडीशन, यार सर बहुत इन्होंने शर्तें लगा दी, मेरे को तो डीवीआर इशू ही नहीं करना। हाँ बढ़िया, मत करो। पिछले 3 साल में आपका कोई फाइलिंग डिफॉल्ट नहीं है। हर कंपनी को साल में एक बार आरओसी के पास एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सुना आपने? और हर कंपनी को साल में एक बार एक नॉर्मल एनुअल रिटर्न, मतलब एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं और दूसरा क्या करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न। दो चीजें करनी पड़ती है, बैलेंस शीट पीएनएल भी फाइल करना पड़ता है हर साल, और एनुअल रिटर्न एक अलग से हर साल फाइल करना पड़ता है। तो पिछले 3 साल में इसमें आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। सर प्लीज फोर्थ पॉइंट बता दो। फोर्थ पॉइंट तो कट हो गया ना बेटा। फोर्थ पॉइंट तो मैंने बताया है सिर्फ इसलिए कि अब ये कंडीशन नहीं है। सर नए लैपटॉप की पार्टी दो। हाँ हाँ देंगे बेटा, जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे बस। एक तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि देखो सर आपने हमारी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए कौन सा लिया। यार एचपी का ही ले लिया यार, पहले भी एचपी था। चलो अभी हमने कहा कि ये छाप दिया यहां तक बेटा। पिछले 3 साल में आप पेनलाइज नहीं हुए अंडर कंपनीज एक्ट। ओ अच्छा, मतलब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर खराब है कि ये बच्चा ना बहुत शैतान है, ये चिंटू है ना, ये चिंटू ना बहुत मस्ती करता है, इसको रोज मार पड़ती है इसकी मम्मी की, ओ हो, रेपुटेशन ही खराब है इसकी, तो कुछ नहीं कर सकते आप। मैकबुक नहीं लिया, नहीं मैं आई एम नॉट एन एप्पल पर्सन। वाई? अरे मैंने ले लिया था आईपैड, मैंने बताया था ना किस्सा आपको। लाख सवा लाख रुपए खर्च करे, एक दिन चलाया, वापस डब्बे में बंद करके रख दिया। 1 साल पड़ा रहा, फिर 60,000 रुपए में बेचना पड़ा। भारी नुकसान। नहीं मुझे नहीं जमता है यार, सब अपने अपना सबका एक तरीका होता है पसंद। नॉट पेनलाइज बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने अगर पिछले 3 साल में आपको एक बार भी पेनल्टी लगाई है ना बेटा, सर फिर हम क्या करेंगे? मान लो सर लग गई पेनल्टी तो क्या करेंगे? पेनल्टी लगने के बाद 3 साल इंतजार, फिर जब 3 साल निकल जाएंगे तब आप डीवीआर इशू कर सकते हैं। नो सबसिस्टिंग फाइनेंशियल डिफॉल्ट। आपने कोई फाइनेंशियल डिफॉल्ट भी करके नहीं रखा हुआ है, जैसे डिबेंचर डिपॉजिट, अभी बता हूं कौन कौन से डिफॉल्ट। सर सबसिस्टिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूइंग। सबसिस्टिंग का मतलब क्या है बेटा? कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मतलब, सर हमने ना एक बार डिफॉल्ट करा था, 6 महीने तक लोगों को सताया आया, ऐसे लोग आते हैं पैसे दो, हम ले पैसे, ये ले पैसे, ऐसा करा हमने। लोग उचकते हम पैसे ऊपर कर, ऐसा करा हमने 6 महीने तक। फिर ना हमने उनके पैसे दे दिए, उस बात को और एक महीना अब निकल चुका है। इट्स नॉट अ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, यू मेड अ डिफॉल्ट, नाउ यू मेड इट गुड। कंटिन्यूइंग मतलब आज भी डिफॉल्ट जारी है। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिफॉल्ट? हमने चाय वाले के पैसे नहीं दिए, क्या ये काउंट होगा? नहीं बेटा, काउंट होगा डिबेंचर्स के रिडम्पशन में डिफॉल्ट। सर और इफ देर इज नो कंटिन्यू डिफॉल्ट देन डीवीआर कैन बी इशूड। हाँ बेटा, अगर कोई डिफॉल्ट है ही नहीं तो आप डीवीआर इशू कर सकते हो। डिबेंचर्स का रिडम्पशन आ गया, आपने पैसे नहीं दिए, ये डिफॉल्ट है।
हेलो। डिपॉजिटर्स का पैसा ड्यू हुआ और आपने उनको नहीं चुकाया, ये एक डिफॉल्ट है। डिबेंचर या डिपॉजिट का इंटरेस्ट चुकाने में आपने डिफॉल्ट कर दिया, ये भी काउंट हो जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे नहीं किया आपने, सर सिक्स्थ बाला एक बार और बता दीजिए प्लीज, बाला क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 नॉट पेनलाइज बाय ट्रिब्यूनल इन लास्ट 3 years। अगर आपने कंपनीज एक्ट में कोई गड़बड़ की होती है और मामला ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल आप पे पेनल्टी लगा देता है, तो पेनल्टी लगने के बाद अगले 3 साल तक किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे आप, डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। आई मीन टू से डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, डिक्लेयर ही नहीं करा है तो ये कोई डिफॉल्ट नहीं है। डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड है तो बेटा ये डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। फिर आ गया आईईपीएफ। अरे सर ये क्या लफड़ा है आईईपीएफ? वो आगे सेक्शन 123 आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोग अगर डिविडेंड क्लेम ना करें, आपने डिविडेंड बांट दिया बट लोग लेने ही नहीं आए, तो डायरेक्टर बोले चलो पार्टी कर लो इस अमाउंट की, तो वो नहीं हो पाएगा बेटा। तो हमने क्या करा कि लोगों ने डिविडेंड लिया ही नहीं, तो वो डिविडेंड ना इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाता है, फिर सरकार को देना पड़ता है। सर इस बारे में और बताइए ना प्लीज। अरे और क्या मतलब, 2 पेज भर के पढ़ाऊंगा इस बारे में, इसका नंबर आएगा तब मैं पढ़ा दूंगा। आईईपीएफ में पैसा ट्रांसफर करने में अगर डिफॉल्ट कर दिया, अच्छा फुल फॉर्म बता दूं, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नहीं नहीं शैलेंद्र, इसका एक अलग चैप्टर नहीं है, इधर इनकम टैक्स टाइप से नहीं होता है। ये तो सब फटाफट पढ़ा दूंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अपनी स्पीड मेंटेन करके रखी है। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज, एम्प्लॉय का पैसा नहीं चुकाया तुम ना डीवीआर नहीं इशू कर पाओगे। अरे जैसे उनका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट नहीं दिया, उनका ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं दिया, उनका पेंशन का अमाउंट नहीं दिया, उनका बोनस का अमाउंट नहीं दिया, और भारत तो कानूनों का देश है आप जानते हैं। देर इज अ प्रोविडेंट फंड एक्ट, देर इज अ ग्रेचुटी एक्ट, देर इज अ वेजेस एक्ट, देर इज अ मिनिमम वेजेस एक्ट, देर इज अ बोनस एक्ट, there is employee state insurance corporation act, there is workmen compensation act, there is factories act। इतने कानून तो एम्प्लॉयज पे ही लगते हैं, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बनाए गए। इनमें से कोई भी चुकाने में अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, ये बार बार आईईपीएफ का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, आईईपीएफ का कोई फुल फॉर्म है ही नहीं, यही नाम है, ये आप ऐसे ही यही है। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई भी डिफॉल्ट कर दिया ना, तो तुम डिफॉल्टर हो, फिर तुम डीवीआर नहीं इशू कर सकते बेटा। फिर अगर तुमने किसी से टर्म लोन लिया है और उसका रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया या उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो भी तुम डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। हैं सर? हाँ, टर्म लोन भी किससे लिया हो, एससिप, या तो पी फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसमें, आई फॉर इंटरेस्ट है, एस फॉर स्टेट लेवल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, और एक एस फॉर शेड्यूल्ड बैंक होगा शायद। देखो ना, ढूंढो ना सर, हम कहाँ ढूंढेंगे, अब आपको ही नहीं आता तो। अरे नालायक, नोट्स में देखने का पड़ेगा तो मिलेगा, यही है ना बेटा।
एस, एक तो एस शेड्यूल्ड बैंक है ना, और एक एस क्या हो गया, स्टेट लेवल। एग्जैक्ट पढ़ो क्या लिखा है। हाँ हाँ परफेक्ट। तो एक जो है एस स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक एस शेड्यूल्ड बैंक है, एक पी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और एक आई इंटरेस्ट है। एक आई क्या है, इंटरेस्ट। इसमें अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा है तब भी आप क्या नहीं कर सकते बताओ। डीवीआर इशू नहीं कर सकते। सर हमने डिफॉल्ट करा था, फिर हमने बाद में पैसे चुका दिए, अब वो दिन चले गए, अब हम अच्छे लोग हो गए, क्या अब हम इशू कर सकते हैं डीवीआर? हाँ तब आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर इतनी सारी तो उन्होंने टांग अड़ा दी, बेचारा कोई गरीब इशू करे तो करे कैसे डीवीआर? थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये सारी कंडीशन मोस्ट ऑफ द कंपनीज फुलफिल करती हैं। डिफॉल्टर, ज्यादा करके कंपनियां तो डिफॉल्टर नहीं है। नहीं नहीं सर हमने सुना बहुत सारी कंपनियां डिफॉल्टर है। अरे पर 10 लाख कंपनियों में से 10,000 कंपनी डिफॉल्टर है, 20,000 है, 50,000 है, पर बची हुई 9.5 लाख कंपनियां तो डिफॉल्टर नहीं है ना। अच्छा, रिटर्न भी लोग रेगुलरली फाइल करते हैं, ट्रिब्यूनल पे पेनल्टी भी कम ही लगती है, ट्रिब्यूनल तक तो मामला जाता ही कम है। क्या मैंने आपको पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस बताया कभी? पेनल्टी कोर्ट लगाती है, फाइन अधिकारी लगा देते हैं। आपने ट्रैफिक लॉ वायोलेशन किया, आपकी 500 की रसीद फट गई, मैं भरता रहता हूं टाइम टाइम पे 500 सरकारी खजाने में। अब कुछ भी करो कोई न कोई गलती तो हो ही जाती, सीट बेल्ट नहीं पहना, अरे यार अब चूक गए तो अब क्या करो, तो लग जाता है मेरे ऊपर, तो लगता रहता है फाइन। मैं आई एम अनलकी इनफ कि जब भी गलती से कोई नियम टूटता है तो वहीं पकड़ा चले जाता हूं। तो आप फाइन, पुलिस वाले भैया जो लगाते ना वो फाइन है, वो पेनल्टी नहीं है, वो रसीद कट जाती, किस्सा खत्म हो जाता। एक बार ब्लैक फिल्म के लिए लग गई, पहले पहले अलाउड था ब्लैक, मतलब ज्यादा भी नहीं थी, टिंटेड 30% तक अलाउड है, अब हमारी शायद 40% होगी। तो एक तो उन्होंने फिल्म फाड़ दी, ऊपर से 500 का जुर्माना लगा दिया। मैंने बोला चलो ये भी ठीक है, ये फाइन है, इससे मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगता, इससे मेरे लाइसेंस पे कोई एंट्री नहीं चढ़ती है, इससे मेरी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर पे कोई एंट्री नहीं चढ़ती कि इस गाड़ी ने डिफॉल्ट करा, ये फाइन है। लेकिन अगर ये मामला कोर्ट चला जाए फिर वो पेनल्टी हो जाएगी, फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। जैसे मैं सीएफए इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, मुझे हर साल उसकी मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है 15,000 रुपए, और साथ में हर साल डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन पेंडिंग नहीं है। तो जो अभी तक सब नो करता आया हूं बरसों से, अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो मेरे को टिक करना पड़ेगा यस। बात टुच्ची सी है, लेकिन रिकॉर्ड तो खराब हो जाएगा ना यार। कल को मैं चुनाव लड़ने जाऊं तो इनके खिलाफ दर्ज मामले की लिस्ट दो, तो उसमें आ जाएगा कि इनके खिलाफ एक ही मामला कोर्ट में पेंडिंग है। पेनल्टी और फाइन जो है ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ बेटा, ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगा दी ना, अब 3 साल का कूलिंग पीरियड आ गया आपके लिए, 3 साल शरीफ रह के बताओ, उसके बाद आप डीवीआर इशू कर पाओगे। देखो ना, मैक्सिमम कंडीशन जो है ना वो पूरी करने लायक है। आर्टिकल, अरे अपने घर की खेती, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो, लिमिट 74% है, अरे बहुत ज्यादा है, इतना तो कोई डीवीआर इशू करता ही नहीं है। 3 साल से एनुअल रिटर्न भरा है साहब, जिंदगी भर से भरते आए, ऐसी क्या बात है? पिछले 3 साल में पेनल्टी नहीं लगी, अरे आज तक नहीं लगी सर, कैसी बात कर रहे हो आप? नो सबसिस्टिंग फाइनेंशियल डिफॉल्ट, हम क्यों डिफॉल्ट करेंगे, हम तो अच्छे लोग हैं। दिखने को कंडीशन बहुत है बट ज्यादा करके लोग फुलफिल कर सकते हैं। मैंने आई वॉज स्टूडेंट, तो एक मकान किराए पे लेने गया, तो वो मकान मालिक जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैं देखो यहाँ की कुछ शर्तें होंगी, मैं डर गया यार, बीइंग अ स्टूडेंट मेरा पता नहीं क्या शर्तें। बोले एक दारू पीना अलाउड नहीं है। मैंने बोला क्या बात है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, अब पीने लगा। मैंने बोला मैं चाय नहीं पीता हूँ, नींबू पानी पीने वाला आदमी, तुम बोल रहे हो दारू पीना अलाउड नहीं? वो तो मैं वैसे भी नहीं पी रहा था, और यहाँ लेट नाइट पार्टीज नहीं चली। मैं भाई मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, आपको मालूम है ये बात?
यहाँ लेट नाइट पढ़ाई चलती है, यहाँ पौड़ी नहीं चलती है, यहाँ चलती है पढ़ाई। उन्होंने और ऐसी कंडीशंस बताई, नाम लिख के दो, एड्रेस लिख के दो, फोटोग्राफ दो, मेरे पास रहेगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पता नहीं क्या कंडीशन लगाएंगे, पर कंडीशन सारी कैसे थी, फुलफिल करने लायक। यहां भी ऐसी कंडीशन है सर, अगर डीवीआर इशू करने के बाद कुछ डिफॉल्ट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं, फिर डीवीआर वापस नहीं होंगे। सर व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्टल बैलेट? अरे हाँ, ये एक पॉइंट बोलना ही भूल गया मैं, कि अगर आपकी कंपनी, ये लिस्टेड के बाद ना एंड नहीं लगाया यार बेटा, यहां ना ऐसा कॉलन लगना था, 2 बिंदी एक के ऊपर एक कॉलन, मतलब हेलो, ये लिस्टेड एंड पोस्टल बैलेट मैं करके बता देता हूं, समझ नहीं आया कुछ बच्चों को। ये लिस्टेड एंड पोस्टल बैलेट नहीं है, ये है कुछ ऐसा। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो ये रेजोल्यूशन आपको पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा। पढ़ेंगे हम बाद में कि पोस्टल बैलेट क्या होता है, ई वोटिंग क्या होता है। अभी सिर्फ इतना सा समझ लो कि यार मीटिंग में बुला के वोट डलाओ ना, तो कुछ लोग आते हैं और बहुत सारे लोग नहीं आते, लेकिन अगर इन्हीं लोगों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दे दी जाए तो व्हाट डू यू थिंक? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा कि अगर लोगों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दे दी। एक मिनट, चैट बॉक्स में मत करना, मेरा चैट बॉक्स भर जाएगा नहीं तो। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, चैट बॉक्स में मत करना। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं कि अगर घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिले तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आपको यस या नो कहना है। यस के लिए हाथ उठाओ, यहां बैठे बच्चे। ऐसा सुनाई दिया। "94% पीपल आर सेइंग यस"। इसलिए बोल दिया कि तुम लिस्टेड कंपनी हो ना, तो ये वाला रेजोल्यूशन मीटिंग में नहीं, ये वाला रेजोल्यूशन कहां से पास करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा। अब एक बच्चा और पूछ रहा है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है बट पेनल्टी नहीं लगी है। केस चल रहा है ना, तब तक तुम मुजरिम थोड़ी हो, तब तक तो तुम मुलजिम हो। इतनी हिंदी पिक्चरें देखी होगी। जब तक दोष साबित न हो जाओ आप मुजरिम नहीं हो बेटा। करो डीवीआर इशू। सर डीवीआर शेयर से, सर इज डीवीआर बेटर देन शेयर्स विद वोटिंग राइट? नहीं, बेटर और वर्स कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसा हो गया कि मसाला डोसा अच्छा है कि मंचूरियन। अरे यार अब अच्छा क्या, अपनी अपनी चॉइस है यार, जिसको जो अच्छा लगे वो खाए। सर लौकी की दही वाली सब्जी अच्छी है या फिर मैगी? सर इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैगी अच्छी है। नहीं नहीं, बट आपके मम्मी पापा हो सकते हैं कि ये फालतू चीजें हम नहीं खाते। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार। ये तो जिसको जो पसंद आए, जिसको ज्यादा डिविडेंड चाहिए वो डीवीआर ले लो, जिसको वोटिंग पावर से प्यार है वो क्या ले लो? इक्विटी शेयर। सर क्या कंपनी डीवीआर राइट वापस ले सकती? नहीं बेटा, कुछ भी आप। हाँ, अब ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं उल्टे कि डीवीआर होल्डर के राइट चेंज करने हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे नलायक को सेक्शन 48 फॉलो करना पड़ेगा, चेंज इन राइट ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। बच्चे कह रहे लौकी की सब्जी अच्छी है, खाओ। अब मैंने 2 निमोनिक बनाए आपके लिए। एक नीचे नीचे देखो, डांस इंडिया डांस, बल्कि और ज्यादा डांस, डांस इंडिया डांस, इंडिया डांस इन इकोनॉमिक टाइम्स। जाके नाचो भी इकोनॉमिक टाइम्स। DIDIDET, D for debenture, I for interest, D for deposit, I for IPF, D for dividend, E for employee statutory dues, T for term loan. DIDIDET। बस बेटा ज्यादा केस से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो, केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मत पूछो। DIDIDET। और एक निमोनिक इधर भी है, डीवीआर फ्लॉप हो जाएगा
और फ्लॉप भी ना बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, फ्लैप फ्लॉप हो जाएगा। हाँ सर, फ्लैप मतलब बुरी तरह से होता है, नहीं नहीं, ये तो मैंने बनाया शब्द। डीवीआर फ्लैप फ्लॉप हो जाएगा अगर रूल्स फॉलो नहीं करे। इसमें जो बड़ा वाला एल है ना, वो लिमिट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ए फॉर आर्टिकल है, ओ फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, पी फॉर पेनल्टी है, और दूसरा वाला जो पी था वो प्रॉफिट था, जो कि आजकल रहा नहीं। तो इस पी को भी हम बड़ा करके एक सिंगल पी बना सकते हैं। और एक जो एफ है वो फाइलिंग से रिलेटेड है, और एक जो एफ है वो फाइनेंशियल डिफॉल्ट से रिलेटेड है। फाइलिंग डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा इशू नहीं करना चाहिए, आर्टिकल ने ऑथोराइज करना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, पेनल्टी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो डीवीआर रूल्स आ जाएं तो दो निमोनिक आपके काम आ जाएंगे। डीवीआर फ्लैप फ्लॉप हो जाएगा अगर रूल फॉलो नहीं करे, और फिर डीवीआर के साथ नाचो। DIDIDET। ओके, 44 और 45 दो सेक्शन सिलेबस से हटा दिए, एक्ट में आज भी हैं, अप्लीकेबल होते हैं। हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 46 की। बेटा आपने ना कॉमन सील कभी देखी नहीं होगी, ये देख लो आज। हैं, ऐसी होती है। ये तो लग रहा है कि पापड़ बनाने का सांचा है, छोटा वाला। कॉमन सील रबर स्टैंप नहीं होती है, वो ऐसी होती है, ये बीच में मेंढक जैसा मुंह खुला हुआ है ना, जो इसके अंदर पेपर जाता है, पेपर इसके अंदर इंसर्ट करके ऊपर जो हैंडल दिख रहा है उसको दबा देते हैं, तो अक्षर एम्बोज हो जाते हैं पेपर के ऊपर। इस तरह से लगाई जाती है कॉमन सील। हाँ, रोटी मेकर पापड़ मेकर टाइप का दिख रहा है ये, एम्बोज हो जाते हैं लेटर्स। कॉमन सील सिर्फ कंपनियों में नहीं होती, अपनी ICAI भी कॉमन सील यूज करती। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप सर्टिफिकेट देखोगे ना, तो उस पर भी इंस्टीट्यूट की सील लगी होती है, वो कॉमन सील जैसी ही होती है। कॉमन सील जब लगेगी ना, तो ऐसे लेटर्स कुछ इस तरह से एम्बोज हो जाएंगे, जैसे यहां पर आपको नजर आते हैं। आपके रिजल्ट पे भी लगी है क्या इंस्टीट्यूट की सील? अरे वाह, आई डोंट थिंक सो, बट लगी हो तो ठीक है। मुझे तो देखा नहीं आपका रिजल्ट, मुझे क्या पता, आपने भी नहीं देखा, निश ने देखा है। फाउंडेशन के रिजल्ट पे लगी है, आगी मार्कशीट आगी तुम्हारी। ये तो वो नहीं आई ना। अच्छा, आ भी जाए तो क्या कर लोगे, एक बात बताओ, किसी काम की नहीं है, यूजलेस। शेयर सर्टिफिकेट, सर प्रूफ क्या है कि मैं कंपनी में शेयर होल्डर हूं? आपके पास कोई प्रूफ है कि आप NPA में रजिस्टर्ड हो? फीस की रिसीट होगी ना आपके पास? कार्ड बना के देते हैं क्या यहां से कुछ? आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया इस बार, हर बार देते हैं, वैसे देंगे आगे। फीस की जो रसीद है आपके पास, वही अपने आप में प्रूफ है कि आप यहां पे मेंबर हो। मेरे पास कोई प्रूफ है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं? सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप। अरे यार, आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए कि मैंने कंपनी में पैसा लगाया तो मैं इन शेयरों का मालिक हूं। तो कंपनी उसके लिए आपको क्या इशू कर देती है? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है। तो शेयर सर्टिफिकेट को लेकर के क्या बोलते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड ईदर अंडर द कॉमन सील, बट कॉमन सील रखना तो कंपनियों के लिए कंपलसरी है नहीं। तो दूसरी चॉइस यहां पर क्या दे दी, या फिर कौन साइन कर दे शेयर सर्टिफिकेट को? दो डायरेक्टर। बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेक्शन 43 में हमने पढ़ा शेयर दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल और एक DVR।
44 45 सिलेबस से हटा दिया। अब 46 में हम पढ़ रहे हैं कि ठीक है शेयर हैं, लेकिन प्रूफ क्या कि मैं शेयर होल्डर हूं। तो प्रूफ क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट, जिस पे या तो लगी होगी कॉमन सील, या करने पड़ेंगे 2 डायरेक्टर को साइन, या करने पड़ेंगे 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी को साइन। तब जाकर के ये शेयर सर्टिफिकेट जो है एक लेजिट, एक वैधानिक सर्टिफिकेट माना जाएगा। और बड़ी मजे की बात, किसी दिन आपको मुझ पे शक हो जाए, सर लगता नहीं है यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, शक्ल से नहीं लगते। तो व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो किसी रिलेटिव के यहाँ पे शादी थी, उन्होंने दिन भर का एक ऑटो रिक्शा कर लिया था कि सामान लाना है, करना है, देना है, कोई परिचित होगा उन। तो कुछ सामान लाने उन्होंने मुझे भेजा, बोले ये ऑटो रिक्शा खड़ा है, ले जा बाजार जाना, वो जो भी सामान है मावा और ये सब बोरा भर के इधर ला के ले आना। तो मैं गया तो ऑटो रिक्शा वाला बात करने लग गया, तो उसको पता चला कि मैं सीए कर रहा हूँ। वो बातों बातों में क्या बोलता है, बोले आजकल के देखो कैसे कैसे लोग सीए करते, देख के पता ही नहीं चलता है। मैंने बोला बड़ा इंसल्टिंग हो गया ये तो। चलो ठीक, हो सकता है कि मैं शक्ल से इस लायक लगता नहीं हूं कि सीए बन भी पाऊंगा, बट एनीवेज मैं तो खैर बन गया। आपको भी शक हो गया कि सर लगते तो नहीं हो यार, सर सबूत दिखा दो यार, धोखाधड़ी नहीं हो जाए हमारे साथ कहीं। तो मैंने लाके आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिखाया कि देखो सबूत। तो ये पूछ कह रहे हैं बच्चे मेरे से, सर अच्छा छपवाया, कहां पे मिलता है? सर नकली बनवाया होगा आपने जरूर। सर्टिफिकेट प्राइमा फेस एविडेंस तो है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये सर्टिफिकेट जो है आपको मालिक बता ही दे। हो सकता है वाकई आपने नकली बनवाया हो सकता है किसी से छीन लिया हो सकता है किसी से जोर जबरदस्ती साइन करवा के अपने नाम में ट्रांसफर करवा लिया हो। ये सिर्फ प्राइमा फेसी समझते हो? प्राइमा फेसी लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। आप लोगों को देख के पहली नजर में ये समझ में आता है कि यू हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन एग्जाम, तभी तो आप यहां बैठे हो। ये प्राइमा फेसी एविडेंस है कि आप फाउंडेशन पास हो, मगर कंक्लूसिव तो नहीं है। सिमिलरली शेयर सर्टिफिकेट इज जस्ट अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप। सर तो कंक्लूसिव एविडेंस फिर क्या मानेंगे? हाँ, अगर मेरे लिए कंक्लूसिव एविडेंस है तो आईसीआई के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो मेरा नाम लिखा है वो। कंपनी के शेयर होल्डर के लिए आप मानना चाहते हैं तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसने सही फॉर्मेलिटीज पूरी करके सही ढंग से अपना नाम लिखाया है, कोई चोरी, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्वेश्चन नहीं है वो। वैसे ये सेक्शन अब पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि हमने सेक्शन 29 में ऑलरेडी पढ़ लिया कि पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, उसके लिए शेयर्स डीमैट में इशू करना क्या हो चुका है? कंपलसरी। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अब सिर्फ किसके लिए बचे हैं? प्राइवेट कंपनीज चाहे तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। एंड लेट मी टेल यू, प्राइवेट कंपनी डीमैट छोड़ो, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी इशू नहीं करती। अरे घर की कहती है क्या सर्टिफिकेट, 2 मेंबर हैं, अब खुद को क्या सर्टिफिकेट दें, हम ही तो मालिक है, क्या सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनियां सर्टिफिकेट देती ही नहीं है अपने घर का मामला समझ के, पब्लिक कंपनियों में होते ही नहीं है। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना सेक्शन, ये महा यूजलेस सेक्शन है। सर तो छोड़ दो, नहीं ना बेटा, पढ़ाना तो पड़ता है। सर ऐसा तो बहुत सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते होंगे। हाँ बेटा, जब ये शेयर सर्टिफिकेट चलते थे तो हजारों लाखों की संख्या में सर्टिफिकेट बाजार में चलते थे। तुमने स्कैम 92 देखा ना, उसमें 2 कमरे भर के बोरी भर भर के शेयर सर्टिफिकेट, वो हर्षद मेहता के पास जो थे वो सीज हो जाते हैं। वो बोलता है कि अरे वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो तो क्या है, अंदर सीज्ड है।
2 कमरे में बोरियां भर भर के एक इन्वेस्टर के पास सर्टिफिकेट, उसमें से एक बोरी चोरी भी हो जाती है या दी ही नहीं जाती, यूं कहो टैक्स अथॉरिटीज को, और वो एम्प्लॉय क्या करता है, उन शेयर्स को बेच देता है। याद आया आपको? तो सर्टिफिकेट होते थे ना बेटा, पहले बहुत इशू होते थे, 300 करोड़ के। हाँ, अरे बहुत लफड़ा होता था, चोरी हो जाते, डुप्लीकेट बन जाते, झूठे साइन हो जाते। सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, सारी चीजें अब कैसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिख देना, डोंट आस्क ऑब्सोलेट थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन डीमैट इंस्टेड। नहीं बेटा, सर सर्टिफिकेट कैसा होता था दिखाओ ना, देखो ऐसा दिखता था शेयर सर्टिफिकेट। ये देखो, लुक हियर। अरे सर, ये जूम में तो बहुत खराब जा रहा है यार, यहां अच्छा दिख रहा है, यहां अच्छा दिख रहा है। सर एक शेयर का एक सर्टिफिकेट होता था क्या? अरे नहीं, एक व्यक्ति का एक सर्टिफिकेट होता था। जैसे मैंने 3000 शेयर खरीदे तो मुझे 3000 शेयर का एक सर्टिफिकेट दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। जूम में बहुत खराब जा रहा है, यहां दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। आप तो वैसे भी उसको पढ़ना थोड़े है आपको, आप तो बस उसका एक फील लो कि इस तरह से शेयर सर्टिफिकेट दिखता था, कंपनी का नाम लिखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा है, फेस वैल्यू लिखी है, पेड अप अमाउंट लिखा है, 3 शेयर होल्डर के नाम एक के नीचे एक लिखे, उनका एड्रेस लिखा है, पिन कोड लिखा है, सर्टिफिकेट नंबर। देखो 3 तरह के नंबर हैं इस पे, एक शेयर नंबर, एक सर्टिफिकेट नंबर और एक फोलियो नंबर। सर ये शेयर नंबर क्या हो गया? जैसे मेरे पास 100 शेयर हैं तो शेयर नंबर 5001 से लेके 5100 तक 100 शेयर, एक तो शेयर नंबर हो गया। जैसे आपके करेंसी नोट पे सीरियल नंबर होता है ना, ऐसे शेयर का सीरियल नंबर। सर तो फिर सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है? अरे भाई शेयर्स तो कंपनी ने 2 करोड़ इशू करे, बट सर्टिफिकेट तो 22,000 ही थे उसमें, तो सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3 4 सर्टिफिकेट नंबर। फिर एक होता फोलियो नंबर, जो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है, उसके लेजर के पेज नंबर कौन से पर इसकी एंट्री की गई है, उसको क्या बोलते हैं, फोलियो नंबर। और फिर उसके बाद में जो बच्चे यहाँ बैठे हैं क्लासरूम में ही, इधर या उधर उन्हीं को दिख पाएगा, बाकियों को नहीं दिखेगा। आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा थोड़ा कुछ सा नजर आएगा। ये जो है ना, ये है कंपनी की कॉमन सील। और उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन है। इस तरह का किसी जमाने में शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था और ये प्राइमा फेसी एविडेंस होता था। सर ये चोरी वोरी हो जाए तो फिर क्या होगा? बता रहा हूं, देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक है कंपनी और एक है इनकी शेयर होल्डर। सर कंपनी छोटी सी है, शेयर होल्डर इतना बड़ा, सभी पात्र काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है, किसी से इनका नाम मिलना महज एक संयोग है। एक है कंपनी और एक है इनकी शेयर होल्डर, और इनके पास सर्टिफिकेट भी है और सर्टिफिकेट इनके नाम पे है। सर्टिफिकेट वैसे भी बेयरर नहीं होते, जो है जिसके हाथ में वो मालिक है, नाम के सर्टिफिकेट होते हैं। फिर इनको मिले एक भाई साहब, मिस्टर नटवरलाल। लड़के एक दूसरे के चेहरे दिख रहे थे, देख थोड़ा थोड़ा तू ऐसे ही दिखता है, इनके नाम से पता चलता है। ये हैं श्रीमान 420। अगर 3 लोगों ने मिलकर शेयर लिए हैं तो फिर एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा या अलग अलग? अरे भाई पिछले सर्टिफिकेट में देखे ना 3 नाम थे, सर्टिफिकेट तो एक ही मिलता है। नटवर लाल ने धोखाधड़ी करके अंकिता से शेयर ले लिए, बल्कि चोरी कर रही हूं, बोलो अंकिता का सर्टिफिकेट क्या कर लिया, चोरी कर लिया, और उस पर अंकिता के झूठे साइन कर दिए।
चोरी करा और झूठे साइन करे और शेयर ट्रांसफर होने के लिए कंपनी में भेज दिया, और कंपनी की लापरवाही समझो या जो भी कुछ हुआ, कंपनी भी झूठे साइन पहचान नहीं पाई और कंपनी ने ये शेयर नटवर लाल के नाम कर दिए ट्रांसफर उसके नाम में। असीम सर जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, सिर्फ बियर्ड असीम सर जैसी है, बाकी थोड़ी है। तो अब यहां पर समझो जरा कि नटवर लाल ने शेयर ले लिए, क्या इसका गुड टाइटल होगा? अमिताभ बच्चन दिख रहा है इनको, इनकी कल्पना शक्ति का तो जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद इनको ये आलिया भट्ट ना दिखने लग जाए। चलो, ये पोल लॉन्च हुआ। नटवर लाल विल हैव ए गुड टाइटल, से यस और नो। हाँ, आ गया तुम्हारा नो, आ गया उधर से, पर मास्क लगा के बोलना बेटा। Hmm. 67% people are saying no and they are correct. इनका बैड टाइटल होगा ना बेटा, इन्होंने तो चोरी से ऑब्टेन करा है सर्टिफिकेट। अरे सर, इनके नाम पे सर्टिफिकेट है, यही तो हम बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपके नाम पे है, तब भी ये सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस है। इसके पीछे की कहानी अगर सच सामने आ गया तो फिर आपका टाइटल बैड टाइटल होगा और अंकिता का नाम वापस रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख के उसको फिर से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पर ये कहानी आगे बढ़ी। नटवर लाल का तो बैड टाइटल था, पर नटवर लाल जाके मिला शुभी से, और क्यों भैया, अंकिता आई थी तब तुमने आवाज नहीं निकाली? और नटवर लाल ने अब की बार अपने असली साइन करे। सुनो, पहले तो नटवर लाल ने कैसे साइन करे थे? नकली। किसके? अंकिता के। अब की बार नटवर लाल ने क्या करा? साइन करे अपने खुद के, और वो भी कैसे? असली। और ये सर्टिफिकेट दे दिया अंकिता को, सॉरी शुभी को, और शुभी ने दे दिया नटवर लाल को पैसे। और फिर ये इन्होंने ट्रांसफर के लिए, शुभी ने ट्रांसफर के लिए किसके पास भेज दिया? कंपनी के पास। और अब तो असली साइन है, तो कंपनी ने ये सर्टिफिकेट किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया? शुभी। आपसे पूछूंगा तो आप जवाब ही गलत दे दोगे, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूं। अच्छा चलो, आपसे फिर भी पूछ के देख लेता हूं, क्या शुभी का गुड टाइटल होगा पोल लॉन्च्ड? आदित्य चीटिंग कर रहा है, नोट्स में से पढ़ लिया उसने पहले। यहां मेजॉरिटी इज सेइंग यस, गुड टाइटल होगा। यहां पे बोलो, हाथ उठाओ जो यस कहते हैं, जो नो कहते हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाकी लोगों को पता नहीं है। ओके, कीप क्वाइट बेटा, इतना शोर नहीं करना। तो सही आंसर मैं आपको बता देता हूं कि शुभी का अच्छा टाइटल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना टाइटल नटवर लाल से डिराइव किया है। नेमो डेड कॉट नॉन हैबिट टाइप की सिचुएशन बनेगी। हालांकि सेल ऑफ गुड्स सेट यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में गुड्स के डेफिनेशन में एक्सेप्शन में एक नाम लिखा था शेयर्स इन स्टॉक, तो वो यहाँ लगता नहीं है। लेकिन सिचुएशन वैसी है कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी को गुड टाइटल नहीं मिल सकता, इसलिए शुभी को शेयर तो नहीं मिलेंगे, पर शुभी कंपनी के सिर जरूर आ सकती है। क्या आपने नटवर लाल को सर्टिफिकेट दिया था तो हम तो उसी पे विश्वास करेंगे ना, हम क्यों मानेंगे कि वो गलत थे? आपको देखना चाहिए था। तो अब कंपनी की ड्यूटी हो जाएगी कि कंपनी शुभी को कंपनसेट करे जो पैसा नटवर लाल को देने से उसको लॉस हुआ। शेयर तो क्लेम नहीं कर सकती शुभी, लेकिन कंपनसेशन किससे ले सकती है? कंपनी से। शुभी को कंपनसेशन मिल जाएगा,
शेयर सर्टिफिकेट वापस अंकिता के नाम पे रीस्टोर हो जाएगा। नटवर लाल पैसे लेके भाग चुका होगा ऑलरेडी। तो सर अंकिता का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कुछ नहीं, शेयर छिन गए थे वापस मिल गए। शुभी का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कुछ नहीं, पैसे चले गए थे वापस आ गए। सर नटवर लाल का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। सर क्यों हुआ? क्योंकि वो कलाकार आदमी है, इतनी कलाएं जानता है तो डिजर्व करता है। सर कंपनी का क्या हुआ? लॉस। सर क्यों हुआ? क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उन्होंने सिग्नेचर को ढंग से चेक नहीं करा। सर क्या कंपनी नटवर लाल से पैसा वसूल कर सकती है? कॉमन सेंस से जरूर वसूल कर सकती है, पर नटवर लाल अक्सर ही ठहरते नहीं है, वो भाग जाते हैं। समझ गए आप प्राइमा फेसी ऑनरशिप के बारे में? प्राइमा फेसी टाइटल है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अब ये सेक्शन 46 का सबसेक्शन 1 एक्सप्लोर करा हमने इतनी लंबी कहानी में, तो सर 2, 3, 4, 5 तो और बड़े होंगे। नहीं, वो छोटे हैं। 2, 3, 4, 5 क्या बोलते हैं कि आप कंपनी से डुप्लीकेट मांग सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट। तो सर ओरिजिनल भी अपने पास डुप्लीकेट? नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल घूम गया। जैसे आपके कमरे में जो बच्चे हॉस्टल रूम में रहते हैं, घर पे तो मम्मी सफाई कर देती, कई बच्चों का कमरा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। 4-5 तरह के ढेर लगे होते हैं। एक ढेर में कपड़े पड़े होते हैं, छांटो बिनो और पहनो। एक ढेर में किताबें होती है, एक ढेर में कचरा होता है। कभी कभी ये तीनों ढेर आपस में मिल भी जाते हैं। बिल्कुल साफ रखते हैं, लानत है तुम पे। अगर शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, हम हिंदुस्तानी घर में इतना अटाला संभाल के रखते हैं, बेचते ही नहीं है, पता नहीं कब क्या काम आ जाए, वो ऊपर चढ़ा के रख देते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? टांड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉफ्ट, LOFT। सब वहां चढ़ा चढ़ा के रख देते हैं कि काम आएगा काम आएगा, और जब काम आता तब याद ही नहीं आता कि रखा कहां। फिर तो उसके बाद में कभी मिलता ही नहीं है वो। तो गुम गया सर, अब क्या करें? शेयर सर्टिफिकेट गुम गया। मेरा भी गुम गया था एक शेयर सर्टिफिकेट, फादर के नाम पे एक सर्टिफिकेट था, उनको याद ही नहीं था कि शेयर है। सर फिर पता कैसे चला? एक दिन डिविडेंड आया छोटा सा कि आपके 25 शेयर के ऊपर 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 250 रुपए डिविडेंड है। अरे 250 तो ठीक है, पर हमारे पास 25 शेयर हैं। अरे वाह। फिर सर्च करा तो भाव अच्छा था उसका, जो कोई तकरीबन 1,500-2 हजार रुपए पर शेयर का भाव था। तो 2,000 इंटू 25 यानी कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 तो नहीं छोड़ सकते अब ऐसे कि यार अपन भूल गया, तो अब तो याद आ गया, क्या होगा? फिर डुप्लीकेट लेने की माथापच्ची चालू हुई। डुप्लीकेट दे देती है कंपनी, पापड़ बहुत बेलने पड़ते, आसान नहीं। FIR कराओ सबसे पहले जाके, और पुलिस स्टेशन तो खुले ही इसलिए अपने यहाँ हिंदुस्तान में, वहां जाओ सबसे पहले FIR करने से मना कर देते। मतलब दूध डेयरी और आप जाओ कि भैया दूध देना, बोले सॉरी दूध तो नहीं देंगे। तो दूध दुकान खोली क्यों? बोले ऐसे ही है। पुलिस स्टेशन ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में। इंडिया में अगर FIR लिखानी है तो या तो आप शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हो, बहुत ही ज्यादा पीड़ित टाइप के हो आप, उनकी भी नहीं लिखते हैं। खैर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो ही FIR लिखी जाती है। क्योंकि FIR लिखेंगे तो उनको केस सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उनके थाने का रिकॉर्ड बिगड़ेगा। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि FIR ही ना लिखें। फिर फोन लगवाया, फिर FIR हुई, फिर न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है कि इंग्लिश और एक वर्नाक्यूलर कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट गुम गया। फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर एफिडेविट बनाना पड़ता है, फिर फॉर्म भरना पड़ता है, इंडेमनिटी बॉन्ड बनना पड़ता है, नोटरी कराना पड़ता है, ईमेल कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं, बंच ऑफ पेपर बन जाते हैं, फिर वो भेजने पड़ते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास। फिर वो डुप्लीकेट इशू करता है, फिर उस डुप्लीकेट को डीमेट कराना पड़ता है, फिर वो डीमेट कराया, फिर उसको बेचा, फिर उसके अगले साल दिवाली की सफाई में पुराना सर्टिफिकेट मिल गया, सत्यानाश हो गया। बहुत अफसोस हुआ उसके मिलने का, घूमा ही रहता। बहुत मुश्किल है बेटा। अरे यार घूमे हुए को इतनी आसानी से अगर वो दूसरा देते तो लोग तो बेवकूफ बनाएंगे ना, छुपा लेंगे जेब में, बोले घूम गया घूम गया घूम गया, दूसरा दे दो। ओरिजिनल एक को भेज दिया, डुप्लीकेट दूसरे को भेज दिया। समझे आप? सर 50,000 मिले भी तो, अरे मिले तो वो तो अपनी मेहनत की थे,
बट जो घुमाया उसका उसकी सजा मिली, ये तो जो घुमा दिया था उसकी सजा मिली। ये सब करने में बेटा सबसे महंगा पड़ता है न्यूज़पेपर ऐड और एफआईआर। दो ही चीजें महंगी पड़ती है। अब न्यूज़पेपर ऐड नहीं करके 2-3 हजार रुपए के हो जाते हैं, सब मिला के 5,000 रुपए खर्चा था। मतलब आपके 6-7 हजार के शेयर सर्टिफिकेट घूम जाए तो एक शब्द बहुत बढ़िया उसके लिए, स्वाहा, और भूल जाओ। घूम जाए ना तो आसानी से नहीं मिलता है। सोचो आपका 2,000 का नोट घूम जाए, आप आरबीआई पहुंच जाओ, भाई साहब घूम गया, दूसरा दे दो, वो तो मिलता ही नहीं है। डिस्ट्रॉयड, जला दिया आपने गलती से, किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया, तब भी आपको डुप्लीकेट मिल सकता है। प्रोसेस वही लंबी वाली, क्योंकि आपके पास क्या सबूत कि जल गया, जो जले हुए की राख सबमिट करूंगा मैं। बहुत लंबी प्रोसेस है इन दोनों में। लेकिन कुछ जगह डुप्लीकेट लेना आसान है, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड में डुप्लीकेट लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां आसान है। बच्चे आपके घर में बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप के बच्चे, एक दिन उनके हाथ शेयर सर्टिफिकेट लग गया, उन्होंने बोला ये रफ पेपर आ गया, फेयर होता तो प्लेन होता, ये तो ड्राइंग शीट भी नहीं, बहुत ही गंदा पेपर है। उन्होंने उसके ऊपर सुंदर चित्र बनाया। अब पहचानना मुश्किल पड़ रहा है कि ये नदी, पहाड़, पंछी और झोपड़ी है, या फिर ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है। ऐसा मतलब गंदा कर दिया उसको। तो आप क्या करें, सबमिट कर दें। ये इतना खराब भी नहीं हुआ कि शेयर सर्टिफिकेट मालूम पड़े, चित्र पुत्र हो गया, तो आप उसको सबमिट कर दें गंदे वाले को, बदले में अच्छा वाला मिल जाता है। उसकी प्रोसेस छोटी होती है। हाँ, डिस्ट्रॉयड की भी एफआईआर होगी। डीफेज्ड या फिर कट फट जाए, घड़ी करके जेब में रख लिया, जेब वॉशिंग मशीन में चली गई और ऐसा खराब हालत में आ गया। एक ने एक बार तो आपके घर में भी करेंसी नोट सुखाए गए होंगे पंखे में, जब वो पापा की आपकी पैंट की जेब में धुल गए हों, फिर वो निकाले, फिर सुखाए, और फिर आपको भी सुखाया साथ में कि भाई कपड़े धोने में देते हो तो कम से कम जेब चेक चेक करके तो रखा करो, मैं ही सब काम कर लूंगी, तुम कुछ नहीं करते हो। म्यूटिलेटेड, या आपने गलती से क्या कर दिया, उसको फाड़ दिया। दिवाली की सफाई कर रहे थे, दे दमादम फाड़ रहे थे, अच्छा अचानक ये भी फट गया, और एज सून एज ये फटा यू रियलाइज। अच्छा, आप क्या खाली लिफाफे फाड़ रहे थे? एक लिफाफा फटा तो उसके अंदर 2,000 के नोट के 2 टुकड़े मिले। ओ, मिल जाएगा दूसरा नोट बदले में। हाँ, इसको चिपका करके सबमिट कर दो। बैंक में एक प्रोसेस होती है, थोड़े चार्जेस लगते हैं, बट उतना पैसा मिल जाता है। छापो। बातें मत करो, येलो टी शर्ट सामने देखो। थोड़ा अच्छा छापा करो ना यार, डब्बे डब्बे बना के कलरफुल से हैं। तुम तो ऐसे छाप रहे हो जैसे कि मकड़ों की रेस हो रही हो, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। फॉर्मेलिटी में मत छापो। हाँ, ये देखो, कलरफुल रखोगे तो और अच्छा है। सोचो जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, कितनी बुरी लगेगी। कॉपी को तो रंग, बेटा बेटा है ना, जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट ही रखो और कॉपी रंगीन रखो। छाप दिया क्या? चल,
तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी। अरे ये कहानी तो हो गई थी यार। अच्छा नहीं, ये अलग कहानी है। चलो मैं आपको एक उसके लिए पहले एक छोटी सी दूसरी कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ, इंदौर शहर में बाईपास के आगे किसी गांव में लैंड्स काफी कॉस्टली हो गई। तो क्या हुआ कि एक लैंड ऐसी थी जिसके आसपास के मालिकों ने एक बात रियलाइज करी। कई कॉलोनियां कटी इंदौर में जिसमें कोई रहता नहीं है, कई बस ऐसे बन गए, बिल्डिंगें बन गई, कॉलोनी कट गई, खेतों की जमीन खरीद ली इन्वेस्टर्स ने, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है वहां, बस ऐसे ही खरीद खरीद के इन्वेस्टर ने पटक दिया। सॉरी। तो हुआ ये कि एक जमीन पे लोगों ने नोटिस करा कि यार इसका कोई माई बाप ही नहीं है, बरसों से कभी कोई आया ही नहीं है देखने करने। तो एक चालाक शातिर आदमी को समझ में आ गया कि देयर वाज अ सिंगल लेडी जो उनकी थोड़ी एज थी और वो कहीं बॉम्बे में रहती थी, और उनकी डेथ हो गई, और उनके आगे पीछे कोई खास है नहीं, कोई दूर के रिश्तेदार है जिनको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता भी नहीं है, और ये लेडी की डेथ हो गई। मतलब लेडी की डेथ हो गई, रिश्तेदार दूर के जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो इसके दिमाग में लालच आया कि यार ये प्रॉपर्टी का तो कोई क्लेमेंट नहीं है अभी, तो सबसे पहले तो इस पर कब्जा कर लो फिजिकली। तो फिजिकली कब्जा कर लो, मतलब ये तो एक चीज हो गई कि ठीक है कोई नहीं है, तो हमें यहाँ पे तो अपनी झोपड़ी बना ली, अपनी खेती चालू कर दी उस पर। और दूसरा, उसके नकली पेपर बना लिए भाई ने खुद के नाम से, और बाद में उसको बेच दी। सर तो आपको कैसे मालूम? क्योंकि फिर बाद में पकड़ा गया ना, पकड़ा गया, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हो गया। जिसको कोई भी क्लेम नहीं करे ना, वो सरकार को चला जाता है। नो क्लेमेंट दैट गोज टू गवर्नमेंट। दूसरे लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। जैसे अभी मैंने बोला कि कंपनी में डिविडेंड कोई क्लेम नहीं करो, डायरेक्टर पार्टी कर ले, उसकी ऐसा नहीं होता, वो सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है, आईपीएफ में। तो सिमिलरली शेयर सर्टिफिकेट में भी ऐसा होता है कि यार देखिए यार इस शेयर में कोई हलचल ही नहीं है, पता नहीं कभी डायरेक्टर को पता चल जाए कि इस शेयर को क्लेम करने वाला व्यक्ति गुजर गया, जिसके शेयर थे उसको मालूम ही नहीं है उसके रिश्तेदारों को, या जिसके थे वो जिंदा है लेकिन वो खुद ही भूल चुका है कि उसके शेयर हैं। तो ये क्या करे, कंपनी किसी बाहरी आदमी से मिली भगत कर ले। कंपनी का ऑफिसर, ये देखो जो बिल्डिंग पे चढ़ा है, मतलब ये कंपनी का ऑफिसर है, इसको मालूम है कि अंकिता भूल चुकी है अपने शेयर्स को, तो ये बोलेगा कि ये लो डुप्लीकेट। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि ये लो डुप्लीकेट अंकिता के शेयर सर्टिफिकेट का, अंकिता का डुप्लीकेट नहीं, उसके शेयर सर्टिफिकेट का। और ये पैसा ना अपन आधा आधा बांट लेंगे। एक चोर को डुप्लीकेट दे दिया, वो डुप्लीकेट ने वो शेयर बेच दिए, उससे पैसा आ गया, थोड़ी रिश्वत कंपनी वालों को खिला दी, थोड़ा खुद खा गया, अनक्लेम्ड अमाउंट को इस तरह से डील कर लिया। पूरे हिंदुस्तान में ढेरों अनक्लेम्ड चीजें हैं। लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं साइकिल लेके, साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, वापसी में आते हैं इधर इंदौर वापस, पर भूल ही जाते हैं कि मैं साइकिल से आया था, बस में चले जाते। ऐसी ढेरों साइकिलें अनक्लेम्ड पड़ी हैं। वो तो टू व्हीलर पे तो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, नहीं तो वो भी अनक्लेम्ड हो जाते हैं। लोग टू व्हीलर रख के भूल के चले जाते। सर ऐसा ज्यादा हो गया, ये तो नहीं नहीं ज्यादा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है। दुनिया में क्या नहीं होता है, मतलब सब कुछ हो सकता है। ये सारी अनक्लेम्ड चीजें ना आप उठा लोगे तो चोरी कहलाएगी, ये सब सरकार को जाननी चाहिए। यही बात यहां भी बोली कि अगर अगर कोई डुप्लीकेट इस इंटेंशन से इशू किया गया कि इंटेंशन फ्रॉड करने की है, तो वो जो ऑफिसर फ्रॉड में इन्वॉल्व है ना, गब्बर इज बैक, उस पर लग जाएगा 447, उसको जेल में जाना पड़ेगा, और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, और जेल का पानी पीना पड़ेगा। हमारे यहाँ के पुलिस ने 300 400, हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन में बहुत बाइक और गाड़ियां पड़ी होती है, एक्सीडेंटल हो जाती हैं तो पुलिस स्टेशन जमा हो जाती है, फिर वो कोर्ट से जीत भी जाते हैं तो छुड़ाने ही नहीं आते, लेके ही नहीं आते, पड़ी रह गई, वहीं रह गई तो वहीं रह गई, अनक्लेम्ड। बहुत बढ़िया लोग हैं।
नहीं नहीं, बहुत रईस नहीं बेटा, छोटी मोटी गलतियां तो सबसे हो जाती। अब मेरी वॉक करने की आदत थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैं अपने रूम से टिफिन सेंटर तक वॉक करके जाता था, खाना खाता था, फिर वापस। रोज जाते, खाना खाया वापस आ गया, रोज पैदल गए, खाना खाया, पैदल वापस आ गया। एक दिन स्कूटर लेके चला गया, गलती से स्कूटर लेके चला गया। अब रोज की आदत है वापस आ जाने की, स्कूटर वहां टिकाया, खाना खाया, पैदल वापस। घर आ गए अगले दिन, उसके अगले दिन, मतलब अगले दिन, उसके अगले दिन नहीं, उसके अगले दिन शायद संडे था, जो भी वॉट एवर, तो वहां नहीं गए। फिर दोपहर बाद याद आया कि मेरी टू व्हीलर कहाँ गई, हे भगवान चोरी हो गई लगता है। फिर दिमाग पे जोर डाला, याद आया अरे वो तो मैं वहां भूल करके आ गया। तब इतनी चोरियां होती नहीं थी, तो चुपचाप किसी को बताए बिना वापस वहां से उठा के ले आया। पता चलता तो लोग हंसते। सर ये स्लाइड FM/TM पर मिल जाएगी क्या, मेरी कुछ छूट गई है? नहीं, ये आप अपने दोस्तों की कॉपी में से नोट कर सकते हैं अगर छूट गई है तो। सर पता चलेगा तब तो जेल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। हम अब हंस रहे हैं आपके ऊपर, हंस लो यार, अब क्या पुराने किस्से में अपनी हंसी उड़वाने में उतनी तकलीफ नहीं होती है। ताजा ताजा जख्म हो तो छुपाना पड़ता है। आप हंसो। हा हा हा। सरकार रूल बनाएगी शेयर सर्टिफिकेट को लेके, और सरकारी रूल के अगेंस्ट आर्टिकल में कुछ लिख दिया, तो बताओ रूल चलेंगे क्या आर्टिकल? रूल्स। ये आया आर्टिकल और ये रहे रूल्स। अब आया आर्टिकल रूल्स के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर कहां से लाते हो? सोचना पड़ता ना, पहले स्टोरी बनानी पड़ती है, इसकी प्रोसेस है इन स्लाइड्स को बनाने की। पहले एक पेपर पर स्टोरी फॉर्म की जाती है, और ऐसे एक रफ ड्राइंग, मतलब ऐसी ड्राइंग, मतलब बहुत ही रफ ड्राइंग की रफ ड्राइंग बनती है। फिर उसका सीक्वेंस डिसाइड होता है, नंबरिंग होती है। सबसे पहले स्लाइड पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब ये पूरा स्टोरी ड्राइंग का काम हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे इमेजेस ढूंढने का काम चालू होता है, इमेजेस सब्सक्राइब करने का काम चालू होता है। एक से ज़्यादा इमेजेस देखी जाती है, कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, फिर वो रखी जाती है। मतलब कास्टिंग होती है ना, जैसे मूवीज़ में, फिर ऐसे कास्टिंग होती है। फिर कास्टिंग होने के बाद जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, फिर एक प्रोडक्शन चालू होता है। फिर एक बच्चे को बिठाया जाता है कि भाई अभी एक क्लरिकल काम है, चल अब तू, जैसे मैंने स्टोरी है और कास्टिंग है, इसके हिसाब से स्टोरी तैयार कर। फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसके बाद में, तो उसको वापस चेक किया जाता है कि ये कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। फिर एडिटिंग टाइम टाइम पे होती रहती है। इट्स प्रोसेस। इन केस ऑफ डीमैट, रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। आजकल तो जमाना हो गया बेटा डीमैट का। तो डीमैट के जमाने में तो आपको शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं होती है। जो डिपॉजिटरी के डीमैट अकाउंट में आपके नाम पे शेयर चढ़े हैं, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है कि आप शेयर के मालिक हैं। सर सीए डिफरेंट है क्या सीएफए से? हाँ हाँ, अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग है। सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सीए सिर्फ इंडिया में वैलिड है, सीएफए पूरे ग्लोब पर, दुनिया के 200 देशों में वैलिड है। सीए के पास साइनिंग पावर है पूरे हिंदुस्तान की। सीएफए के पास दुनिया में कहीं भी साइनिंग पावर नहीं है, रिकॉग्निशन है। आवाज नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। ये देखो, ये था फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। अब जमाना गया फिजिकल का, अब क्या हो गया, फिजिकल चला गया कंप्यूटर के अंदर, डीमैट। काफी है इतना आज के लिए यार, आज तो मैं ही थक गया यार तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के। चलो ठीक है, कल मिलें फिर। मिलोगे ना? आओगे? ठीक।
बाय बाय। डिफिकल्ट क्या है, सीए की सीएफ है? दोनों। सीए सस्ता कोर्स है, सीएफ है महंगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।